नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण पद्धति होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मिश्रित पद्धति के बारे में बताया था और जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण पद्धति है उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया जाए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया गया है कि इन विधियों का प्रयोग शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट है कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी जैसे विद्यार्थी सीखना चाहता है उसी प्रकार से शिक्षक को उसे सिखाना चाहिए शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अनुसार। ऐसा नहीं कि शिक्षक अपने हिसाब से उनको पढ़ा के चला गया और विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे नहीं काम करता है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत टीचर को बच्चों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस प्रकार से अच्छे तरीके से सीखता है। अगर वो वीडियो की तरह देख के सीखता है तो उसको उसी तरह सिखाना चाहिए। किसी चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है तो उसको उसी तरह से सिखाना चाहिए। अगर सुन के सीखता है तो उसे लेक्चर मेथड से सिखाना चाहिए। तो जैसे विद्यार्थी सीखना चाहेगा उसी प्रकार से उसको सिखाना होगा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अनुसार। ये आपको दिमाग में स्पष्ट कर लेना है। देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि इसमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से सीखना, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी हों तो कोई ज़रूरी नहीं, कोई बच्चा सुन के भी सीख जाता है, कोई बच्चा सुन के नहीं सीखता है। हो सकता है वो देख के सीखता हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को छू के सीखता हो। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा किसको, टीचर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होगा विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बस इतना है कि विद्यार्थी जिस प्रकार से सीखना चाहता है उसी प्रकार से शिक्षक को उसे सिखाना चाहिए। और तत्कालिक स्थिति में जो हमारा सिस्टम एजुकेशन है इसी पे कार्य हो रहा है। मतलब जो विद्यार्थी सीखना चाह रहे हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से टीचर जो है उसे सिखाने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनको देखेंगे हम। देखिए पहला यहाँ पर है सुपुर्द नियत कार्य, जिसको अभी हस्तांकित कार्य भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप इसको समझ में आ जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेज हो या स्कूल्स हो वहाँ पर अपने विषय से संबंधित बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ असाइनमेंट वर्क दिया जाता है और बच्चे उसे अपनी बुद्धि और विवेक और क्षमता के अकॉर्डिंग उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे विषय से जुड़े, उन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, जिसके लिए विद्यार्थी उसके जो आंसर होते हैं या उन डाटा को इधर उधर से खोजने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों या पर्पज के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर किस लिए असाइनमेंट वर्क जो है कराया जाता है विद्यार्थियों से, तो ये एक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि कुछ वर्क असाइनमेंट उनके विषय से संबंधित दे दिया जाएगा, जब बच्चे उनका आंसर या उनसे संबंधित डाटा को सर्च करेंगे तो वो कुछ न कुछ जानकारी उससे प्राप्त करेंगे। सर्वेक्षण करना, बच्चे उससे के बारे में सर्वेक्षण भी करते हैं, सर्वे करते हैं, पता करते हैं। और उसके बाद संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना, तो अगर मैथ में अगर कोई असाइनमेंट है तो इस प्रकार से संख्यात्मक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने के लिए भी असाइनमेंट दिया जाता है। और इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब ऐसा नहीं कि बस ये बता दिया जाए कि असाइनमेंट करना है, उसमें पूरा भरपूर मार्गदर्शन किया जाता है शिक्षक के अनुसार। यानी कि किस विषय से संबंधित जो प्रश्न देने हैं और कैसे उसका आंसर प्राप्त करना है, कैसे असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, तो संपूर्ण मार्गदर्शन भी शिक्षक का होता है असाइनमेंट देने के बाद। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट दे दिया और फिर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछता है तो टीचर कहता है नहीं सब कुछ खुद से करना है, ऐसा नहीं होता है। शिक्षक इसमें
पूरा जो है मार्गदर्शन करता है विद्यार्थियों का, ये आपको समझ लेना है। तो आई होप कि आपको असाइनमेंट विधि समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगली जो विधि हमारी है वो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण पद्धति। तो इसको देखते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। देखिए, आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो टीचिंग्स में यानी कि अध्ययन करने में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, आपको ये समझना है। आज के समय में कंप्यूटर से आप जो भी ये बहुत सारे कार्य कर सकते हो, बहुत सारे आंकड़ों को तुरंत आप जो है विश्लेषित कर सकते हो, संश्लेषित कर सकते हो। तो ये बहुत ही उपयोगी एक यंत्र है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध जो है कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। फिर इसमें आगे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। यानी कि कंप्यूटर एक तरह से कैलकुलेटर की तरह एक्यूरेट काम करता है। अगर कोई भी डाटा आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषित करना है, संग्रहण करना है, तो पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है वो कार्य करता है। तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है टीचिंग के लिए। और इसका इस्तेमाल देखिए, कंप्यूटर के जितने भी आप कोर्स करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हमेशा होता है। चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर पर जाकर उस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन सभी के बारे में जो है सीखना होता है। तो किस प्रकार से कंप्यूटर के द्वारा जो है बच्चों को टीचिंग दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, कैसे उनका इस्तेमाल है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और आई होप कि आप सभी के पास सिस्टम होगा, कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी हो सकता है। तो आप उनका टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी भी होगी। तो यहाँ पर बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण में शिक्षण के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो पद्धति है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस इसे समझना है कि आधुनिक परिवेश में इसका इस्तेमाल शिक्षण में कैसे किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगली जो विधि हमारी है वो है परस्पर संवाद वीडियो, जिसको इंग्लिश में इंटरेक्टिव वीडियो भी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वीडियो को जो है पोस्ट किया जाता है और बहुत सारे लोग उन वीडियो को एक्सेस करके देखते हैं। उसमें कुछ जो है एजुकेशनल वीडियो होती हैं, कुछ इंटरटेनमेंट वीडियो होती हैं, कुछ अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो होती हैं। तो किस प्रकार से वीडियो के माध्यम से जो है शिक्षण होता है, इसको हमें समझना है इस पॉइंट्स में। देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी जानकारी पे वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को बनाने के बाद किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं और हमें लगता है कि उस जानकारी को हमें रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार की, तो हम अनेक प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे या यूट्यूब हो सकता है, उस पर सर्च करते हैं और हो सकता है वो वीडियो हमें मिले और हम उस वीडियो को देखते हैं और उस टॉपिक से संबंधित जो नॉलेज होता है उसको प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें बताया क्या जा रहा है कि शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है। यानी कि इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? संज्ञात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। और ये विधि जो है शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से उपलब्ध कराने में सहायक होती है। देखिए, क्रम रहित का मतलब बिना क्रम के, रैंडमली। देखिए, कोई भी आप जानकारी जैसे वीडियो के फॉर्म में आप सर्च करते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आपका सिलेबस हो या जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से वीडियो मिलते हैं, रैंडमली मिलते हैं अलग अलग टॉपिक के। तो ये देखिए क्रम रहित ढंग से होता है और जानकारी भी जो है आपको क्रम रहित ढंग या रैंडमली उपलब्ध होता है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि जिससे शिक्षार्थी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो है विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपने कार्य के जो परिणाम हैं उनकी प्रतिपुष्टि जो है तत्काल रूप से कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली आपको इस तरीके से समझना है कि आज के समय में वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। तमाम तरह के डिफरेंट टाइप के वीडियो हो सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियो हो सकते हैं और जो है मतलब तमाम तरह के वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी या यूट्यूब पे या गूगल से भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऑनलाइन आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम तरह के टीचिंग्स ऐप्स भी आ चुके हैं और जहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले क्या होता था, बहुत कॉस्टली चीज़ें हो जाती थी, लेकिन ऑनलाइन हो जाने से कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से कम पैसे में जो है एजुकेशन बच्चों को मिल पा रही है। लेकिन आपको इस यानी परस्पर संवेदात्मक जो है वीडियो के विधि के अंतर्गत आपको ये समझना है कि वीडियो का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यानी कि वीडियो जो है वीडियो के माध्यम से बच्चों को कैसे टीचिंग दी जा रही है इंटरेक्टिव वीडियो मेथड्स के द्वारा। देखिए इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स भाग हैं, जैसे कि इससे लाभ क्या है विद्यार्थियों को। तो इससे लाभ क्या होता है कि इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण जो है व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इसकी कुछ सीमाएं जो हैं जिसके अंदर ये कार्य करता है, जैसे कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। यानी कि वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है, जैसा कि पता है कि आपको कंटेंट को राइट करना होता है, फिर वीडियो बनाना होता है, वीडियो को एडिट करना होता है, उसके बाद से कहीं जाके वीडियो को चेक करते हैं कि परफेक्ट है या नहीं, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके पीछे कितना लंबा समय लगा है इस वीडियो को बनाने में, ये आपको अनुभव ना हो। ठीक है, तो ये बहुत लंबा विधि है, बहुत समय लगता है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है। तो आशा करता हूं कि आपको परस्पर संवादात्मक वीडियो यानी कि इंटरेक्टिव मेथड यानी इंटरेक्टिव वीडियो जो मेथड्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। इसमें अगली जो विधि है वो है आपकी मुक्त अधिगम विधि। इसको देखते हैं और समझते हैं, जिसको इंग्लिश में ओपन लर्निंग मेथड्स भी कहा जाता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है और इसमें शिक्षार्थियों को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। मुक्त अधिगम विधि का मतलब यानी कि ओपन लर्निंग विधि का मतलब कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त करना। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाकर, किसी कोचिंग्स में जाकर और कोई हमारे पास सामग्री या उपकरण या संसाधन रहे तभी हम जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है आमिर खान का, वो किसी भी क्लास में जाकर जो है अपना क्लास का लेक्चर अटेंड करने लगता है और जहाँ से नॉलेज मिलती है वहाँ से वो प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से कुछ मुक्त अधिगम विधि भी कार्य करती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का संसाधन की आवश्यकता आपको नहीं होती है, सामग्री, उपकरण या आवास की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ तक कि किसी भी कक्षा या क्लासरूम की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप ओपन सोर्सेज से जितनी भी नॉलेज मिलती है आपको वो प्राप्त कर सकते हैं मुक्त अधिगम विधि के द्वारा। बस आपको यही समझना है। इसमें देखिए आगे बताया जा रहा है कि इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप कहीं प्रवेश लीजिए तभी आपको एजुकेशन मिलेगी। आपको जहां से भी नॉलेज मिल रही है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आपको किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, किसी सामग्री की या उपकरण की आवश्यकता नहीं है, न कि किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में आपको जो है एडमिशन लेने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की जो है नॉलेज आपको अपने समाज से मिल सकता है, किसी प्रोग्राम से मिल सकता है, जहां पर आप जाकर इन सब मतलब अलग अलग तरह के नॉलेज को जो है गेन कर सकते हैं मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग सोर्सेज के द्वारा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है मुक्त अधिगम विधि के अंतर्गत। आगे देखते हैं। देखिए अगली जो विधि है इसमें वो है आपका सतत अनुकरण विधि, जिसको इंग्लिश में सिमुलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सतत अनुकरण को प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। देखिए ये प्रशिक्षण की ही एक विधि है, सतत अनुकरण विधि। इस प्रविधि में जो है ऐसे कृत्रिम परिस्थितियों को पैदा किया जाता है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाते हैं और इसके बाद प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का यह प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन में पढ़ने से पहले उस सिचुएशन की बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे देखिए कोई भी स्पेस प्रोग्राम, जो अंतरिक्ष जो प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीट करने से पहले यानी कि अंतरिक्ष में कैसे अपने कार्य को करना है, उससे पहले जो है अर्थ पे एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसा चेंबर जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है और जीरो ग्रेविटी में जो एस्ट्रोनॉट
नॉट होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, उनको प्रत्यक्ष उन चीज़ों के बारे में अनुभव कराया जाता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन वहाँ पर हो सकती है। यानी कि एक मॉडल तैयार किया जाता है, एक उसी तरह का कॉपी कह लीजिए आप, और उसके अनुसार उनकी तैयारी या उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, जो प्लेन्स उड़ाते हैं, जो भी पायलट होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कुछ ऐसी ही चलती है। एक बहुत ही बड़ा प्लेन का जो है एक मशीन बनाई जाती है, जिस मशीन में उनको पूरा वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि प्लेन को कैसे उड़ाना है, कैसे लैंड कराना है, जो लैंडिंग गियर है उसको कैसे खोलना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। और उन प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पे जब वो रियल में प्लेन को उड़ाते हैं तो उनको बहुत ही आसानी होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अगर प्लेन में अगर उनको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दी जाएगी तो हो सकता है प्लेन क्रैश भी हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए उनको प्रत्यक्ष जो प्रशिक्षण है वो कराया जाता है कुछ समय तक, उसके बाद वो कार्य उनसे कराया जाता है। यहाँ पर यही बताया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। कृत्रिम यानी कि उस तरह के हालात बनाए जाते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर पे और वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि इस विधि में मशीनरी, उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सभी सिस्टम बनाने में अधिक पूंजी लगती है। सतत अनुकरण विधि के अंतर्गत आप प्रशिक्षण दे रहे हैं किसी उस हालात की जिस हालात में वो एक्चुअल गया नहीं है, उससे पहले आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उस हालात में वो जाकर अच्छे तरीके से रह सके। तो इसमें बहुत सारे मशीन और उपकरण का इस्तेमाल होता है और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत खर्चीली विधि है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है और इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए, पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए, यहाँ तक आर्मी की जो सेनाएं हैं उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। सतत अनुकरण यानी कि सिमुलेशन मेथड, वैसे हालात को तैयार करना जिस हालात की उनको फेस करना है, जैसे जंग के हालात को फेस करना है, तो उस तरह की सिचुएशन की इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको सतत अनुकरण विधि के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला जो देखिए इसमें विधि है वो है आपका अनुमानी या अन्वेषण विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि इस विधि को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि ये कैसे कार्य करता है। पहले तो प्रश्न ऐसे बन जाता है कि अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के जो है प्रतिपादक कौन है, तो वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड है जो या अन्वेषण विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। अब देखिए, इसमें आगे बात करते हैं, इस विधि को समझते हैं। देखिए, इस विधि में छात्र सहायता रहित प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यानी कि छात्र को कोई ऐसी समस्या दी जाती है जिसमें उनको कुछ कमी रिसोर्सेज दिए जाते हैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, और उसके समाधान के लिए छात्र क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पर यही बताया गया कि इस विधि में छात्र सहायता रहित यानी कि उनको मदद नहीं दिया जाएगा और किसी समस्या का उनको समाधान करना होगा। आगे बताया जा रहा है इसमें कि चूंकि इस विधि से छात्रों में जांच की भावना विकसित होती है। जाहिर सी बात है कि जब आप उनको सहायता रहित यानी कि उनको कोई मदद नहीं दोगे तो वो खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, खुद से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर जांच की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी। इसमें आगे बताया जा रहा है कि वे केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते बल्कि ज्ञान के आविष्कारक भी बन जाते हैं। यानी कि जब वो जांच करते हैं या खोजबीन करते हैं तो वहाँ पे नई चीज़ों को भी सीखते हैं, हो सकता है नई नॉलेज को डेवलप कर जाएं या नए ज्ञान की खोज कर जाएं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर कि इस विधि में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में ज़्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है। यानी कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि विज्ञान, गणित, व्याकरण इन सभी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य प्राप्त किया जाए, अपितु छात्रों को यह सिखाना है कि कैसे इन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस तत्वों का आपने अध्ययन कर लिया। इस विधि के अंतर्गत छात्रों में यह विकास किया जाता है, छात्रों के अंदर कुछ ये चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है कि इन ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी नए नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो किताब में या कॉन्सेप्ट दिया है तो उसी को पढ़ लिए। कुछ इस तरह की थिंकिंग को डेवलप किया जाता है इस विधि के अंतर्गत कि उन विषय से संबंधित नए ज्ञान को वो प्राप्त करें, यानी नए तथ्यों की खोज करें। तो इस प्रकार से अनुमानी या अन्वेषण विधि, या जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड इंग्लिश में कहा जाता है,
इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया आपको कि अन्वेषण विधि के जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है, आपको याद करना है। और यहाँ पर ये जो है आपको बेसिकली इस विधि के द्वारा जो है बहुत कम आपको संसाधन दिए जाते हैं या आपकी हेल्प कम की जाती है। कुछ समस्या आपको दे दिया जाता है और आप उस समस्या का समाधान करते हैं, जिससे आपकी जो जांच की भावना है वो डेवलप होती है और किसी विषय से संबंधित आप नए तथ्यों की खोज भी करते हो इस विधि के अंतर्गत। तो ये बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनुमानी या अन्वेषण विधि किस प्रकार से कार्य करती है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत। तो आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगली जो विधि है इसमें वो है आपकी ऐतिहासिक खोज विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्कवर मेथड भी कहा जाता है। देखिए ये जो है अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक विधि होती है जिसको हम खोज विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम सामाजिक विषयों में तथ्य के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित होती है। तो बेसिकली जो ऐतिहासिक खोज विधि है वो इसका संबंध जो है प्राचीन जो घटनाएं होती हैं उनसे होती हैं, उन घटनाओं को समझने का प्रयास होता है ऐतिहासिक खोज विधि के अंतर्गत। यानी कि कोई सिविलाइजेशन का अगर डेवलपमेंट हुआ तो कैसे हुआ, उस समय जो सिविलाइजेशन आज के समय में समाप्त हो गई यानी कि सभ्यता, और कोई साम्राज्य यानी कि उस समय किस प्रकार से रहा होगा, उनका विस्तार कैसे रहा होगा, उस साम्राज्य का विकास कैसे हुआ होगा, इन सभी घटनाओं के बारे में जो है हम ऐतिहासिक खोज विधि के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। नाम से स्पष्ट है, आपको ये समझ लेना इतिहास के बारे में, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में तथ्य या जानकारी को प्राप्त करना जो है ऐतिहासिक खोज विधि के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बड़ा ये लॉजिक नहीं है, टॉपिक नहीं है यहाँ पर कि इसको आप समझ नहीं सकते। ऐतिहासिक खोज विधि के अंतर्गत जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनसे संबंधित तथ्यों और जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और ये इतिहास से संबंधित होता है। और इसमें मैंने बताया कि ये जो है अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती विधि होती है, लेकिन अनुमानी या अन्वेषण, जिसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, ये वैज्ञानिक विषयों पर आधारित होती है और ये वर्तमान पे संबंधित यानी आज में क्या हो रहा है उससे संबंधित होती है। तो ऐतिहासिक खोज विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जिसको मैंने बताया आपको कि शिक्षार्थी केंद्रित जो विधियाँ हैं, पद्धतियाँ, उसके अंतर्गत कुछ हमने महत्वपूर्ण विधियों को देखा और यहाँ पर वो विधि कंप्लीट होती है। जो इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं टीचिंग की शिक्षार्थी केंद्रित, उसको मैंने आपको बताया और सभी विधियों को अच्छे तरीके से समझाने का भी मैंने प्रयास किया। और कहीं कोई डाउट भी होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत पूछ सकते हैं और इसके साथ ही साथ मैं उसका आंसर भी देने का प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं सभी का जवाब देने का प्रयास करता हूं। इसके साथ ही साथ किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो और वीडियो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अगर उसके बारे में भी आपको आइडिया है तो उसके बारे में भी आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन, अप्रिसिएशन मिलता है इसी प्रकार की वीडियो बनाकर आप सभी की हेल्प करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से कोई भी जो है चार्ज नहीं करता, पैसे नहीं कटते, तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपकी जितनी हो सके उतनी मदद की जाए अपने माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों को ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जब कभी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब के बाद ये बेल आइकन को दबा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।